स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग हिस्ट्री का पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं। हम इस सीरीज में 4 लेक्चर लेके आएंगे और यकीन मानिए यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस का है। ये मेरा बस विश्वास है और विश्वास आप लोग को भी हो जाएगा जब ये पूरा लेक्चर आप देख जाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात है, आते कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का क्या पतन स्टार्ट हो गया। औरंगजेब के पश्चात 52 वर्षों में 8 सम्राटों का शासन रहा। ठीक है, तो 52 वर्षों में कितने सम्राटों का रहा? 8 सम्राटों का शासन रहा। मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो 21 प्रांत थे। तो अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल सम्राट बनने के लिए कौन कौन से युद्ध हुए और औरंगजेब के लड़कों के बीच में हुआ, तो वो युद्ध देखने जा रहे हैं। तो पहला है जजाओ का युद्ध। जजाओ का युद्ध 1707 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मुअज्जम और आजम के बीच में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो जजाओ का युद्ध हुआ था उस जजाओ में मुअज्जम ने जीता। मुअज्जम जब जीता तो ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 से लेकर 1712 तक ये शासन किया और इसकी आयु उस समय कितनी थी? 65 वर्ष की थी। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या क्या कार्य किया? तो जो शाहू को मुगल कैद से पहले, तो शाहू जो मुगल कैद में थे उनको आजाद किया, तो शाहू को आजाद किया। दूसरा, इसने जजिया को क्या कर दिया? बंद कर दिया। जजिया को बंद करवा दिया। गुरु गोविंद सिंह को खिलत और उच्च मनसब प्रदान की। तो गुरु गोविंद सिंह को क्या किया? खिलत और उच्च मनसब प्रदान किया। सिडनी ओवेन ने क्या बोला कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता था। ठीक है, और इसी को साहिब बेखबर कहा गया था। क्या बोला गया था? साहिब बेखबर। किसने कहा था? तो खफी खान ने कहा था। ठीक, अब नेक्स्ट में बहादुर शाह प्रथम के बाद हमारे बनते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर शाह कब से कब तक? 1712 से लेकर 1713 तक। ये अमीर जुल्फिकार की सहायता से बादशाह बनते हैं। किसकी सहायता से? ये पूछा जाता है। तो अमीर जुल्फिकार की सहायता से ये बादशाह बनते हैं। खफी खान ने गायकों, नर्तकों और नाट्य अनुकूल युग बोला। किसके काल में? जहांगीर शाह के काल में बोला गया कि गायकों, नर्तकों और नाट्य अनुकूल युग था। और ये किसने बोला था? खफी खान ने बोला था। जहांगीर शाह का प्रेम का थी लाल कुंवर, जो उनका प्रभाव था जहांगीर शाह पे। तो जहांगीर शाह पे लाल कुंवर का, उनकी जो प्रेमिका थी लाल कुंवर का प्रभाव देखा जा सकता है। सवाई जय सिंह को इन्होंने मिर्जा की उपाधि दी थी। राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। तो सवाई जय सिंह को मिर्जा और राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर शाह ने दिया था। और जो राजा अजीत सिंह थे वो गुजरात की इनकी सूबेदारी दी थी। किनको? अजीत सिंह को। और इन्हीं को लंपट मूर्ख बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता था। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारे फर्रुख सियार। फर्रुख सियार 1713 से लेकर 1719 तक रहे। ये जजिया कर फिर से लगा दिया। और सैयद बंधु, जिसको हिंदुस्तानी अमीर भी बोला जाता था, सैयद बंधु को क्या बोला जाता था? हिंदुस्तानी अमीर। इनके सहयोग से फर्रुख सियार क्या बादशाह बनता है? निजामुल मुल्क, जिसको चिनक्लिच खां बोलते थे, ये तुरानी गुट का था। हिंदुस्तानी गुट का अगर पूछे तो सैयद बंधु और तुरानी गुट का पूछे तो निजामुल मुल्क था। तो को 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की। तो क्या बताया? फर्रुख सियार के किसके सहयोग से? सैयद बंधु के सहयोग से ये बादशाह बना। निजामुल मुल्क को ये 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान किया। और जुल्फिकार खां की हत्या कराया था फर्रुख सियार ने। और इसी को, फर्रुख सियार को ही क्या बोला जाता है? घृणित कायर भी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक था। इसका मूल नाम था रोशन अख्तर। क्या नाम था? मूल नाम रोशन अख्तर था, जो जजिया पूर्णतः समाप्त कर दिया था। मोहम्मद शाह जजिया पूर्णतः समाप्त कर दिया। देखो, पहले बहादुर शाह प्रथम ने समाप्त किया था, फिर फर्रुख सियार ने स्टार्ट कर दिया, फिर मोहम्मद शाह ने इसे बंद कर दिया और ये फाइनली अंत पूर्णतः समाप्त कर दिया। और ये भी जो था मोहम्मद शाह के मोहम्मद जो शाह था वो सैयद बंधु के सहयोग से ही बना था। इससे पहले कौन कौन बने थे? तो मोहम्मद शाह से पहले रफी उदौला और रफी उदराज, ये इनको भी सैयद बंधु ने ही बनाया था। तो छोटे समय के लिए बोले ये दोनों बने थे। कौन कौन? रफी उदौला और रफी उदराज। अब आ जाओ, निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। इसी के काल में कुछ राज्य स्वतंत्र हुए। वो राज्य कौन कौन था? बंगाल किसके अंडर में स्वतंत्र हुआ? तो मुर्शिद कुली खां के अंडर में। अवध स्वतंत्र हुआ तो किसके अंडर में? सआदत खां के अंडर में। और वहीं हैदराबाद किसके अंडर में हुआ? तो निजामुल मुल्क के अंडर में हुआ। भरतपुर बदन सिंह के अंडर में हुआ। तो ये पांच चार हैं। इनके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये स्वतंत्र हुए। कौन? बंगाल मुर्शिद कुली खां के अंडर में,
अवध सादत खां के अंडर में, हैदराबाद निजामुल मुल्क के अंडर में और भरतपुर बदन सिंह के अंडर में स्वतंत्र हुए। और इसके समय कुछ आक्रमण हुए, वो आक्रमण देख लेते हैं। तो पहला आक्रमण देखते हैं नादिर शाह। नादिर शाह 13 फरवरी 1739 को ये करनाल युद्ध में मुगल को पराजित किया। किसने? नादिर शाह। और नादिर शाह ने खूब लूटा। 13 फरवरी 1739 में करनाल युद्ध में किसको पराजित किया? मुगलों को पराजित किया। और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ 1748 में। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में नादिर शाह और अहमद शाह का आक्रमण हुआ था? तो देखो, नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। ठीक, एक घटना है कि नादिर शाह 20 करोड़ रुपया सादत खान से मांगा था, जो अवध के नवाब थे। इन्हीं के अंडर में ये स्वतंत्र हुआ था मोहम्मद शाह के काल में। लेकिन नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपया मांगा था, तो ये पैसा न दे पाने के कारण या उससे क्षुब्ध होके ये क्या हो गए? आत्महत्या कर लिए। ये क्या कर लिए? आत्महत्या कर लिए। तो नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपया मांगा, उसे नहीं दे पाया, असमर्थ रहा, तो उस सादत खान ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। दुर्रे दुरानी किसको बोलते हैं? अहमद शाह अब्दाली को बोलते हैं। दुर्रे दुरानी किसको बोलते हैं? अहमद शाह अब्दाली को। मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं? रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अहमद शाह के बारे में। तो अहमद शाह 1748 से 1754 तक रहा। 1748 से 1754। लेकिन ये ध्यान रखना कि 1748 में जब मोहम्मद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, तो वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था, अहमद शाह के शासनकाल में नहीं। जबकि ये भी 48 में स्टार्ट हुआ। हाँ, अब्दाली ने इसके शासनकाल में, अहमद शाह के शासनकाल में 5 बार आक्रमण किया। कितने बार? 5 बार आक्रमण किया। और अंतिम आक्रमण था जो अहमद शाह अब्दाली था, उसका अंतिम आक्रमण 1767 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो इमादुल मुल्क था, ये इमादुल मुल्क वजीर बना था किसके शासनकाल में? अहमद शाह के शासनकाल में इमादुल मुल्क वजीर बना था। आलमगीर द्वितीय आते हैं 1754 से लेकर 1759 तक। इमादुल मुल्क का कठपुतली बोला जाता है। तो इमादुल मुल्क का कठपुतली किसे बोला जाता है? आलमगीर द्वितीय को, जो वजीर बना था किसके? अहमद शाह के काल में। नेक्स्ट, इसके बाद आलमगीर के बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक का है। इनका दूसरा नाम या मूल नाम था अली गौहर। क्या नाम था? अली गौहर। अब देख लो कि आलम शाह द्वितीय के काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। तो बक्सर का युद्ध हुआ था शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। अंग्रेजों द्वारा ये पेंशन भोगी बन गया था। जो शाह आलम द्वितीय था, वो अंग्रेजों द्वारा पेंशन भोगी बना लिया गया था और दिल्ली पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है, एक रुहेला सरदार था जिसका नाम था गुलाम कादिर। रुहेला सरदार था जिसका नाम था गुलाम कादिर। इसने अंधा कर दिया और इसकी हत्या कर दी। किसकी? शाह आलम द्वितीय की। तो शाह आलम द्वितीय के बाद बनता है अकबर द्वितीय। ये 1806 से 1837 तक रहा। और अंग्रेजों के संरक्षण में, अगर देखें कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला ये पहला मुगल बादशाह था। कौन? अकबर द्वितीय। तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय। नेक्स्ट सीक्वेंस में आते हैं तो बहादुर शाह जफर आता है। बहादुर शाह जफर 1837 से 1862 तक था। इसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। जफर के नाम से एक शायरी लिखता था। इसकी मृत्यु रंगून में हो गया था, जो प्रेजेंट टाइम में म्यांमार में है। 1857 के विद्रोह में ये शासक बना था दिल्ली में। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं हिस्ट्री में कि 1761 में क्या हुआ था? पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। 1761 में किसके बीच में? अब्दाली और मराठों। तो मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। सैयद बंधु ने कितने लोगों को बादशाह बनाया था? तो 6 लोगों को बादशाह बनाया था। ठीक है, अब आ जाते हैं जो स्वतंत्र हुए थे राज्य, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। तो अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खां था। वही सआदत खां कि इससे 20 करोड़ रुपया मांगा था। 20 करोड़ रुपया किसने मांगा था? नादिर शाह ने मांगा था। किसने मांगा था? नादिर शाह ने। तो नादिर शाह ने मांगा था, तो वो उससे देने में असक्षम था, तो सआदत खान ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये संस्थापक बना था अवध का। और ये कब संस्थापक या स्थापना किया था? 1722 में। अब पूछ लिया जाता है कि अवध के नवाबों का क्रम बताओ। अवध के नवाबों के क्रम का देखें तो पहला बना सआदत खान। इसको बुरहान मुल्क भी बोलते हैं। बुरहान मुल्क भी बोलते हैं किसको? सआदत खान। तो बुरहान मुल्क बोले या सआदत खान पहला था। उसके बाद सफदरजंग का
नाम था अब्दुल मंसूर खां। ये दूसरा शासक बना, सेकंड शासक बना, कौन सा, सफदरजंग। और इसका दूसरा नाम क्या था, अब्दुल मंसूर खां। उसके बाद बना था सुजाउदौला, जिस जो बक्सर का युद्ध किया था। इसके बाद बना था आसफुदौला। आसफुदौला फैजाबाद से अपने लखनऊ राजधानी कर दिया था, फैजाबाद से लखनऊ राजधानी लाया था। बड़ा इमामबाड़ा इसी ने बनाया था। और लास्ट शासक था वाजिद अली शाह। ये अवध नवाब के क्रम में देखा जाए तो अंतिम नवाब था। ठीक। अब हैदराबाद का देख लो, हैदराबाद के संस्थापक कौन था, तो चिनक्लेज खां बोले या निजामुल मुल्क बोले। ये संस्थापक था, कब स्थापना किया था, तो 1724 में किया था। इसका मुख्यालय कहाँ था, औरंगाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यालय कहाँ था हैदराबाद का, औरंगाबाद। ठीक है। साकुर, जो सकुर खेड़ा का युद्ध है, वो चिनक्लेज खां और मुबारिज खां, ये मुगल सूबेदार था मुबारिज खां, इनके बीच में हुआ था। तो पूछ लिया जाता है कि सुकर खेड़ा किसने जीता था, तो ये चिनक्लेज खान ने जीता था या निजामुल मुल्क ने जीता था। तो यह इंपॉर्टेंट है, सकुर खेड़ा का युद्ध चिनक्लेज खां और मुबारिज खां के बीच में हुआ था। मुबारिज खां कौन था, मुगल बादशाह, और चिनक्लेज खां निजामुल मुल्क, और जीता कौन था, चिनक्लेज। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नाटक। तो इसके संस्थापक थे सदुतुल्ला। सदुतुल्ला खान इसके कर्नाटक के संस्थापक थे, जबकि सआदत खां किसके थे, अवध के थे। तो कंफ्यूज नहीं होना, सदुतुल्ला खां किसके, कर्नाटक के थे, सआदत खां कहाँ, अवध के थे। ठीक। अब आ जाते हैं राजपूत पे। तो राजपूत में सवाई राजा मिर्जा, जिनको जय सिंह बोला जाता था, सवाई राजा मिर्जा जय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो जयपुर की स्थापना किया था, 5 जगह वेधशाला बनाया था। कौन है 5 जगह, ये मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और वाराणसी। 2 अश्वों में यज्ञ कराया था राजा मिर्जा जय सिंह ने। और जिज मोहम्मद शाही की रचना की थी। कौन सा, जिज मोहम्मद शाही। ये जो वेधशाला था ना, ये आर्किटेक्ट पे किताब था। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है राज्य में देखें तो भरतपुर। भरतपुर को जाट राज्य बोला जाता था, क्योंकि जाटों का राज था। अब स्थापना किसने किया था, तो चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। भरतपुर की स्थापना किसने किया था, चूड़ामन और बदन सिंह ने। और सूरजमल सबसे प्रभावशाली बादशाह थे, जिनको जाट जाति का प्लेटो भी बोला जाता है। तो ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि जाट जाति का प्लेटो किसे बोला जाता है, सूरज मल को बोला जाता है। अब स्थापना देखें रुहेलखंड का, तो बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किया था। रुहेलखंड की स्थापना किया कौन किया था, बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। अब आ जाते हैं मैसूर पे। मैसूर में जब 1565 के युद्ध में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लिया जाता है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। और इसी के अवशेष पे कौन सा राज्य बना था, मैसूर राज्य बना था। तो 1565 में जब विजय राज्य साम्राज्य का अंत हुआ, तो उसका जो अवशेष था, उस अवशेष पे मैसूर राज्य बना था। मैसूर पे बटियार वंश का शासन था। इसका था, बटियार वंश का शासन था। और अंतिम शासक जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज द्वितीय, ये वास्तविक सत्ता जिसके समय में अंतिम बादशाह कौन था, चिक्का कृष्णराज द्वितीय, जिसके समय में वास्तविक सत्ता का उपभोग किसके हाथों में था, देवराज और नंजराज के हाथों में था। तो चिक्का कृष्णराज द्वितीय केवल नाम के बादशाह थे, वास्तविक सत्ता का उपयोग कौन कर रहा था, देवराज और नंजराज कर रहे थे। ठीक। एक बार माइंड मैप बनाते हैं कि मैसूर का उदय कैसे हुआ। और ये हैदर अली का क्षेत्र जाना जाता है। तो कैसे हुआ कि 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना। क्या बना, डिंडीगुल का फौजदार बना। कौन बना, हैदर अली बना। ठीक है, 1765 में। और उसके बाद हैदर अली शासक बन गया। ठीक। और 1760 में मराठों से वो पराजित हुआ। 1760 में मराठों से पराजित हुआ। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। जब वहीं पे किसके किसके बीच में हुआ था पानीपत, ये बता दिया पीछे कि हमारा किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो मराठों, यहाँ पे मराठा हार गए थे। तो इस हार में मराठा कमजोर हो गए। जब कमजोर हो गए, क्योंकि बार बार हैदर इसी से हार रहा था, मराठों से हार रहा था, तो अब हैदर क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया और मैसूर राज्य का प्रभुत्व बढ़ने लगा। तो मैसूर राज्य के बारे में इस तरह शक्तिशाली बना। अब जरा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। पहला है कि डिंडीगुल में हैदर ने किसके सहयोग से शस्त्रागार का स्थापना किया था, तो शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में हैदर ने शस्त्रागार की स्थापना किया था। मैसूर के साथ अंग्रेजों का युद्ध के बारे में हम देख लें तो पहला आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से लेकर 1769 तक। ये आंग्ला मैसूर युद्ध प्रथम की बात हुआ। इसमें क्या किया था, हैदर ने गठबंधन बना लिया था, किसके साथ, निजाम के साथ और मराठों के साथ बना लिया था। उस समय गवर्नर था वारेन हेस्टिंग और हैदर मद्रास को जीत लिया था। हैदर ने इस आंग्ला मैसूर युद्ध में मद्रास को जीत लिया।
अंत में एक मद्रास की संधि होती है और मद्रास क्या कर देता है, फिर से वापस कर देता है किसको, अंग्रेजों को। तो ये पूरी कहानी आंग्ला मैसूर युद्ध का इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ था, बस इतना ही। नेक्स्ट पे आते हैं, आंग्ला मैसूर युद्ध ये कब से कब हुआ था, तो 1780 से 1784 तक हुआ था। यहाँ पे भी हैदर ने मराठा और निजाम से संधि कर लिया था। यहाँ पे गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, जनरल वेल्ली को हराया और जो आर्कट था उस पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने, हैदर ने जनरल वेल्ली को हराया और आर्कट पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ जिसमें जनरल आयरकोट से क्या हुआ, हैदर हार गया। कौन से युद्ध में, तो पोर्टो नोवा के युद्ध में जनरल आयरकुट से हैदर 1781 में हार गया और 7 दिसंबर 1782 में हैदर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो टिप्पू सुल्तान ने यहाँ पे कमान संभाल लिया। और लास्ट में जब संधि होती है, स्टार्ट तो हैदर के से हुआ, लेकिन जब संधि होती है मैंगलोर की संधि आंग्ला मैसूर में, तो टिप्पू द्वारा किया जाता है ये मैंगलोर की संधि। तो टिप्पू और अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई, मैंगलोर की संधि। कौन से, आंग्ला मैसूर युद्ध द्वितीय में, ठीक। और कब हुआ था, तो 1784 में। टाइम लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखते हुए चलना है। अब नेक्स्ट आते हैं आंग्ला मैसूर युद्ध तृतीय। ये 1790 से लेकर 1792 में हुआ था। गवर्नर कौन था, तो कॉर्नवालिस था। देखो गवर्नर जरूर आता है मिलान करने के लिए, किसके समय कौन था, तो इसे रट जाना, इसे नोट करके भी रख लेना क्योंकि इजी होगा रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हैदर करता आ रहा था, अब अंग्रेज करेंगे। अंग्रेज निजाम और मराठा के साथ क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि इस युद्ध की समाप्ति किससे होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि से होती है। और यहाँ पे टीपू को कमजोर कर दिया जाता है, टीपू कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो यही आंग्ला मैसूर युद्ध तृतीय में ही बोला था, कर्नवालिस ने बोला था, क्या बोला था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। इसके कहने के बीच में मीन्स में क्वेश्चन आ सकता है या आता भी है, ठीक है, कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। ये इस बात को परीक्षण दीजिए, ठीक है। तो ये आंग्ला मैसूर युद्ध तृतीय में बोला था। अब हम इसके डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे प्री के पर्पज में है नहीं, जब मेंस में होगा तो इसका जरूर डिटेल खोलेंगे कि कैसे निजाम और मराठा को शक्तिशाली किए बिना। इसका कहने का आशय यही था कि बिना अपने मित्र, तो मित्र कौन थे, निजाम और मराठा, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। शत्रु कौन था, तो टीपू था। तो इनको भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया और टीपू को क्या कर दिया, कुचल दिया। तो ये इस कथन का आशय निकलता है। अब नेक्स्ट है आंग्ला मैसूर फोर्थ। इसमें गवर्नर कौन था, वेलेजली था, ठीक है। और इसी के जीतने के बाद मार्क्विस का उपाधि इसको मिला था। जो आंग्ला मैसूर युद्ध फोर्थ था ना, इसको जीतने के बाद, मैसूर को जीतने के बाद इसको मार्क्विस का उपाधि मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क्विस का उपाधि मिला था। सेना के नेतृत्व कौन किया था, तो वेलेजली किया था, हैरिस और स्टुअर्ट ने भी किया था। तो वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट ने किया था। और टीपू की मृत्यु हो जाती है फोर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में 1799 में। तो ये मैसूर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आई थिंक कि इससे ज्यादा प्री में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आंग्ला अफगान युद्ध के बारे में देखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा सिर्फ वही देखेंगे। तो आंग्ला अफगान, जैसे कि ये कश्मीर है, ये यहाँ पे अफगान है, ठीक है, ये अफगान था। ये अफगान युद्ध क्यों हुआ था, पहली बात ये समझ लो कि ब्रिटिशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से टेरिटोरियल था, एंट्री करने में इंडिया, तो सुरक्षा के मामले में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रूसी हमले का भय था ब्रिटेनों को, जो ब्रिटिश थे उनको रूसी हमले का भय था और इसी माध्यम से कर सकते थे। नेपोलियन का आक्रमण का भय था और मध्य एशिया से व्यापार होता था, मध्य एशिया जाने का यही रास्ता था। तो इसलिए इनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था अफगान, और अफगान को जीतना चाहते थे इन्हीं कारणों से। बात समझ रहे हो। तो अफगान की प्रति नीति क्या क्या रही, और ये क्वेश्चन बनता है बड़ा सिंपल सा, छोटे में देखते हैं चलिए। तो उपयुक्त जो हमने बताया था ना इंपॉर्टेंस के कारण क्या क्या नीति अपनाया, तो पहला देखते हैं कि जो आंग्ला अफगान युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था, पहला युद्ध हुआ था 1839 से लेकर 42 में। उस समय गवर्नर था हमारा ऑकलैंड, और अंग्रेज क्या है, बुरी तरह पराजित हुए अफगानों से। अंग्रेज क्या हुआ, हार गए। जब देखे कि वो हमारे लिए, ब्रिटिशों के लिए अफगान क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनकी सुरक्षा के लिए। तो वो लेके आए पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव, आक्रमणीयता का नीति लेके आए। तो अफगान से जुड़ा हुआ है आक्रमणीयता का नीति। क्या था आक्रमणीयता की नीति, कि अफगान के प्रति मित्रवत संबंध पे बल दिया, ठीक है, कि अफगान से हम क्या करें, मित्रवत संबंध बनाए रखें। और क्यों बनाए रखें, कि रूस को रोकने के लिए। ये जो लाया गया था नीति, किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था जॉन लॉरेंस के द्वारा।
ठीक है। अक्रमणीयता की नीति जॉन लॉरेंस द्वारा लाया गया, और एलन बरो से लेके नॉर्थ बुक तक जो आए गवर्नर, वो सब इसी नीति का क्या किए, फॉलो किए। तो लाया तो कौन था, जॉन लॉरेंस, लेकिन एलन बरो से नॉर्थ बुक तक सारे इसको, इस नीति का फॉलो किया। अब आ जाते हैं कि दूसरा जो युद्ध हुआ था, दूसरा अफगान युद्ध, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो अंग्ला अफगान युद्ध हुआ था उसमें किसके समय में हुआ था ये पूछ लिया जाए तो उस समय लॉर्ड लिटन गवर्नर था। अंग्रेजों को कोई विशेष सफलता यहाँ भी नहीं मिली, पहले में भी नहीं मिली और दूसरे में भी नहीं मिली। पहले की वजह से ये लोग पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी लाए या अकर्मण्यता की नीति लाए, सफलता नहीं मिली। लेकिन अंग्रेजों से अफगान ने वादा किया, अंग्रेजों से अफगान ने क्या वादा किया कि वो रूस को सहायता नहीं देंगे, क्या, रूस को सहायता नहीं देंगे। और अफगान में क्या हुआ, एक ब्रिटिश दूतावास खोल दिया गया। तो ये जाके अफगान वाला मामला सुलझा कुछ, ठीक। अब आते हैं अफगान के बाद सिंध का विलय किया। तो अफगान का तो विलय नहीं हुआ था, ये मालूम है कि ब्रिटिश दूतावास खोल दिया गया। तो सिंध का विलय कब हुआ था, 1843 में हुआ। गवर्नर जनरल कौन था, तो एलन बरो के काल में हुआ था। और उस समय सैन्य जनरल कौन था, तो चार्ल्स नेपियर था। तो बस इतना ही जानो, 1843 में सिंध का विलय हुआ था। अंग्रेजों का नेक्स्ट सिंध के बाद किसका विलय हुआ था, पंजाब का विलय हुआ था। अब पंजाब के विलय में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, पिछले बार 2021 में पूछ लिया गया था, और ये ही अगर आपके अंदर माइंड में रहा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सुकर चकिया मिसल का राजा कौन था, रणजीत सिंह थे। इसको बोनापार्टा भी बोला जाता था। तो ये बोनापार्टा किसको बोला जाता, रणजीत सिंह को बोला जाता। इनके एक पुत्र थे दिलीप सिंह, ठीक है। दिलीप सिंह ने जम्मू कश्मीर किसको भेज दिया था, गुलाब सिंह को भेज दिया था, ठीक। तो रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से, जो भंगी मिसल थी, भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर क्या कर लिया, छीन लिया। किसने छीना, भंगी मिसल से रणजीत सिंह ने छीना, किसको, लाहौर और अमृत छीन लिया। देखो जो सिख मिसल थी ना, उसमें दो ही मिसल ताकतवर थी, एक सुकर चकिया बोला और दूसरा भंगी मिसल। तो भंगी मिसल के हाथ में लाहौर और अमृतसर था, फाइनली सुकर चकिया मिसल क्या कर लिया, छीन लिया। और लाहौर को इसने पंजाब की राजधानी बनाया था। तो किसको बनाया था, लाहौर को राजधानी बनाया था। अब जरा सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। दिलीप सिंह के समय दो युद्ध हुए, आंग्ला सिख युद्ध प्रथम और द्वितीय। ये दिलीप सिंह कौन थे, तो बताया हमने, रणजीत सिंह के क्या थे, बेटे थे। और इन्होंने ही जम्मू कश्मीर किसको, गुलाब सिंह को भेज दिया था। तो पहला आंग्ला सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेकर 1846 तक। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक। और सेनापति कौन था, लॉर्ड गफ थे। सिख युद्ध प्रथम की बात हो रही है, आंग्ला सिख युद्ध प्रथम के बारे में, ठीक। और यहाँ पे जो प्रथम युद्ध है वो समाप्ति होती है किससे, लाहौर की संधि से। कौन सी संधि से समाप्त होती है, लाहौर की संधि 1846 में। जो दूसरा आंग्ला सिख युद्ध हुआ वो 1848 से लेके 1849 में हुआ। इसी में चिलियाना वाला युद्ध भी हुआ था। तो चिलियाना वाला युद्ध आंग्ला सिख युद्ध सेकंड में हुआ था और 1849 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था चिलियाना वाला युद्ध, तो लॉर्ड गफ के बीच में हुआ था और शेर सिंह के बीच में हुआ था। और ये युद्ध कैसा था, अनिर्णित था, इसका युद्ध का कोई निर्णय नहीं आया था। तो इसी पे डलहौजी ने बोला था कि हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है। और किस युद्ध के बारे में बोला है, तो चिलियान वाला युद्ध के बारे में बोला है। कौन बोला है, डलहौजी, कि हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है। वो चिलियान वाला युद्ध के बारे में बोल रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि गुजरात युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 30 मार्च 1849 में हुआ था। बंगाल का संस्थापक कौन था, मुर्शिद कुली खां। अब नेक्स्ट चलते हैं, बंगाल के नवाबों का क्रम पूछ लिया जाता है और कौन सा बंगाल ने क्या किया था। जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पे समरी करेंगे कि अगर बंगाल के नवाब के क्रम में देखें तो सबसे पहले आया था मुर्शिद कुली खां, और तकावी ऋण और इजारी प्रथा को बढ़ाया था इसने। तो तकावी ऋण और इजारी प्रथा को मुर्शिद कुली खां ने प्रमोट किया था। उसके बाद बना था सुजाउद्दीन। कौन बना था, सुजाउद्दीन। सुजाउ जो अलवर्दी खां था वो गिरिया का युद्ध किया था 1740 में। किससे किया था अलवर्दी खां, सरफराज खां से किया था। और सरफराज खां से किया था और सरफराज खां को अलवर्दी खान ने क्या कर दिया, पराजित किया था। ये बंगाल का अंतिम शक्तिशाली नवाब माना जाता है। अलवर्दी खान ने ही अंग्रेजों के बारे में क्या बोला था, ना छेड़ा जाए तो शहादत देंगे, छेड़ा जाए तो काट काट के मार डालेंगे। किसके बारे में बोला था, अंग्रेजों के बारे में बोला था। अब आता है सिराजुद्दौला। अलवर्दी खान के बाद कौन आता है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बनता है। तो मीर जाफर के समय बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी दी थी।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद मीर जाफर के बाद हमारा नवाब कौन बनता है बंगाल का नवाब बनता है मीर कासिम। कौन बनता है? मीर कासिम। तो 24 परगना की जमींदारी मीर जाफर ने दिया था, लेकिन मीर कासिम ने बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी दी थी। तो किसकी? बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दी थी किसने? मीर कासिम ने। और फाइनली क्या हुआ? मीर कासिम के समय बंगाल बंगाल किसके समय मीर कासिम के बाद, या ये कहें कि बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद संधि हुई थी उसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो इलाहाबाद की संधि कुछ में दो बोला जाता है, किस में तीन बोला जाता है, तो दो ही हम मान के चलते हैं। एक इलाहाबाद की कब हुई थी? 1765 इलाहाबाद की संधि हुई थी। कड़ा और इलाहाबाद किसको दे दिया गया था? मुगल को दे दिया गया था। ठीक है, ये मुगल को दे दिया था। शाह आलम द्वितीय को बंगाल ने क्या किया था? शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी थी? कंपनी को दे दी थी। और 26 लाख का एनुअल पेंशन किसको दिया गया था? इसी में शाह आलम द्वितीय को दिया था। तो प्रथम जो हुआ उसमें कड़ा और एवं इलाहाबाद अवध से लेके किसको दे दिया गया था? मुगल को दे दिया गया था। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया, और 26 लाख एनुअल पेंशन पे शाह को मतलब 26 लाख एनुअल पेंशन था शाह का, इसका शाह आलम द्वितीय का। दूसरी संधि की इंपॉर्टेंस देखें, दूसरी इंपॉर्टेंट संधि अवध के साथ था। में अवध के ऊपर 50 लाख युद्ध का हर्जाना लगाया गया। अवध के ऊपर 50 लाख युद्ध हर्जाना लगाया गया। कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र इसे ले लिया गया और किसको दे दिया गया? मुगल का। तो पहला जो संधि था मुगलों के साथ था, मुगल शासक के साथ था। दूसरा संधि जो था वो अवध के साथ था। ठीक है, तीसरा संधि बंगाल के शासक के साथ माना जाता है। ठीक है, तो तीसरा संधि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये दो संधि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र किससे ले लिया गया? अवध से। और किसको दे दिया गया? मुगल को दे दिया। बनारस की जागीरदारी किसको दे दिया गया? इस अवध से लेके बलवंत सिंह को दे दिया गया। ठीक, तो बस इतना चीजें याद रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये पहले लेक्चर का लास्ट पीडीएफ, लास्ट पॉइंट है और या लास्ट पेज है। चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट तथ्य है? तो पहला तथ्य है कि 1761 के बाद क्षेत्रीय मराठा का उद्भव हुआ। क्यों? क्योंकि जो पानीपत की तीसरा युद्ध था, पानीपत का तीसरा युद्ध था, उसमें मराठे का हो गए, कमजोर हो गए, तो वो क्षेत्रीय मराठा का उद्भव हुआ। तो क्षेत्रीय मराठे कौन कौन थे? देखो, ग्वालियर में सिंधिया का था, इंदौर में होलकर का था, नागपुर में भोसले का था, बड़ौदा में गायकवाड़ थे, और धारा में कौन थे? पवार थे। तो ये क्षेत्रीय क्या थे? मराठे थे। ग्वालियर में किसका? सिंधिया का राज था, इंदौर में होलकर का, और नागपुर को भोसले, और बड़ौदा में गायकवाड़, और धारा में पवार। अब देख लो कि थोड़ा सा सीक्वेंस लगाने के पूछा जाता है, तो वो सीक्वेंस हम देख लेते हैं कैसे हुआ था। पहला हुआ था, अगर आए तो अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में। अलीनगर की संधि के बाद ये ब्रिटिश और बंगाल के नवाब मिल के बीच में हुआ था, अलीनगर की संधि। उसके बाद तलाशी का युद्ध हुआ था 1757। देन बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, और उसके बाद हमारा द्वैध शासन लगा था। और द्वैध शासन कब से कब तक रहा था? तो द्वैध शासन हमारा 1765 से लेके 1772 तक रहा। ठीक है, अब जरा सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखें तो सिंध का विलय हमारा कब हुआ था? 1843 में। पंजाब का विलय कब हुआ था? 1849। सीधे यह पूछ लिया जाता है। सहायक संधि 1798 में बेले जली द्वारा लाया गया था। तो वो सहायक संधि में सबसे पहले किसको बेलजिली ने सहायक संधि को पार्टिसिपेट कराया था? तो निजाम को, हैदराबाद को फर्स्ट 1798 में बनाया था। उसके बाद दूसरा बना था मैसूर 1799 में। देन तंजौर बना था 1799 में। अवध बना था 1801 में। अवध कब बना था? 1801 में। पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, और सिंधिया 1803 में। तो ये सहायक संधि को सहायक संधि पे समझौता करने वाले राज्यों का सीक्वेंस है। पहला निजाम या हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको बनाया है। डलहौजी के समय में कौन कौन आया था? एक बार क्वेश्चन आया था 2020 में कि 1848 का कुछ ऐसा बर्मा, वो नेपाल वाला किसके समय में था? तो देखो, डलहौजी के समय में विलय किसका हुआ था? पंजाब का 1849 में, सिक्किम का 1850 में, बर्मा का 1852 में, और फाइनली इसी के समय में अवध का विलय हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट थे जिसके बारे में हमें बताना था। अब ये आखिरी कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। कर्नाटक युद्ध इंपॉर्टेंट है। देखो, कर्नाटक युद्ध 3 युद्ध हुए थे।
ये कर्नाटक युद्ध पे कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि मेंस पे क्वेश्चन बनते हैं या बनने वाले हैं। इस पे 3 युद्ध हुए थे इसमें, ठीक है। यही एक युद्ध था जो डिसाइड कर दिया कि कौन सी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां आएंगी, कौन सी कंपनी का प्रभुत्व रहेगा और कौन सी कंपनी राज्य करेगी। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में ही फ्रांस को जो मजबूत थी, इंग्लैंड ने हरा के बाहर निकाल दिया। तो चलो देखते हैं क्या प्रथम युद्ध में, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था 1746 से लेकर 1748 में था। अंग्रेज बर्नेट और फ्रांसीसी के डुप्ले सेनापति थे, इनके बीच में हुआ था। तो अंग्रेज का कौन देख रहा था, अंग्रेज की तरफ से कौन सेनापति था, बर्नेट, और फ्रांसीसी की तरफ से डुप्ले। सेंट थोमे या अडियार का युद्ध हुआ 1746 में। पहले में सेंट थोमे का हुआ, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझ, इतने कम टाइम में कर्नाटक युद्ध समझ रहे हो तो, और यहां से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रथम युद्ध सेंट थोमे या अडियार के युद्ध में हुआ। इसमें क्या हुआ, फ्रांस जीत गया, इसमें फ्रांस की गुट की जीत हुई थी। और एक्स उस समय डुप्ले की एग्रेसिव नीति थी। एक्सला सापेल्स की जो संधि हुई कब हुई, 1748 में, और ये युद्ध बंद हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, और इस युद्ध को अनिर्णायक माना जाता है, ठीक है। जो सप्तवर्षीय युद्ध उधर चल रहा होगा, जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। विश्व इतिहास में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जब युद्ध हो रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध, उसी के समय में ये भी स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फ्रांस जीत गया, या गुट की जीत हुई थी किसे, सेंट थोमे और अडियार के युद्ध में। तो ये अनिर्णायक रहा युद्ध। अब जरा दूसरे युद्ध के बारे में आते हैं। दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1756 के बीच में। यहाँ हैदराबाद और कर्नाटक राज्यों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। क्या हुआ कि हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में लड़ाई हो रही थी उत्तराधिकार को लेकर, और कर्नाटक में हमारा अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में लड़ाई हो रही थी उत्तराधिकार को लेकर, ठीक। तो हैदराबाद में किसके किसके बीच में, नाजिर जंग और मुजफ्फर जंग, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब को लेके लड़ाई हो रही थी उत्तराधिकार को लेके। तो 2 गुट बन गए, एक फ्रांसीसी सपोर्ट और एक तुम्हारा इंग्लैंड को सपोर्ट या ब्रिटिश सपोर्ट। देखो क्या है, फ्रांस है, हमने कोड बनाया था MCF और NAE। तो फ्रांस ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया, यहाँ पे फ्रांस ने मुजफ्फर को किया, और दूसरे राज्य में चंदा साहब को सपोर्ट किया, सी फॉर चंदा साहब, तो चंदा साहब को सपोर्ट किया। वहीं इंग्लैंड ने नासिर जंग को यहाँ पे सपोर्ट किया और अनवरुद्दीन को कर्नाटक में सपोर्ट किया। तो इस तरह यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से इंग्लैंड और फ्रांस सपोर्ट लेके ये उत्तराधिकारी युद्ध में लेके ये युद्ध छिड़ गया। अब क्या हुआ कि इसमें 1749 में अंबर का युद्ध हुआ, ध्यान रखना, 3 युद्ध। तो अंबर का युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी जीत गया। फ्रांसीसी जीतने के बाद ये दूसरा जो युद्ध था कर्नाटक का, ये पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हो गया 1756 में। अब तीसरा युद्ध होता है 1756 से लेकर 63 तक, वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्रांस की तरफ से सेनापति थे, ये गवर्नर थे काउंट लाली, और यहाँ आयरकुट थे इंग्लैंड ब्रिटिशों की तरफ से। हुआ क्या कि इससे पहले 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ था, या बेदरा का युद्ध हुआ था। इसमें डचों को बाहर फेंक दिया था, ठीक है ना, डच बाहर हो गए थे। इस युद्ध में डच क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे। कौन से युद्ध से, बेडारा के युद्ध से। 1760 में वनडिवास का युद्ध हुआ, और 1760 के युद्ध में, वनडिवास के युद्ध में ही फ्रांस का हार हुई, और यहाँ पे ब्रिटिश का प्रभुत्व बढ़ गया, और पेरिस संधि के साथ ये तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो समाप्त हुआ, ठीक है। तो अगर युद्ध का क्रम देखें तो सबसे पहले वाले में सेंट थोमे या अडियार का हुआ था, दूसरे वाले में अंबर का हुआ था, तीसरे वाले में 2 युद्ध हुए थे, बेड्रा और वांडीवास। बेड्रा वाले में से डच बाहर हो गए और वांडीवास से फ्रांस बाहर हो गए। तो ये सीक्वेंस था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।